खैर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी ये डेवलप की थी हंस ने, मिलिकन, स्लेटर और लेनर्ड जोन्स ने, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन है। अब इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, इसके पीछे जो बेसिक है वो क्या है। देखिए, जो वीबीटी हमने पढ़ी थी ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कहती है कि भाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एटम है लाइक ऑक्सीजन ही है, ठीक है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है कि ये इसके जो ना कुछ इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है जो ना वो यहाँ पे ये पेयर्ड है, ये दो हाफ पेयर्ड है। तो वीबीटी जो कहती है कि सिर्फ हाफ पेयर्ड जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सिर्फ वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। बाकी जो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं वो बॉन्ड बनाने में उनका कोई किरदार नहीं होता, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। वो लॉन पेयर के तौर पे पड़े रहते हैं, उनका कोई अलग थलग रहते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। पहला तो ये बात थी। दूसरा जो ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो एक मेन पास जो ना वो कंसर्न ये था कि ये जो इनर ऑर्बिटल होते हैं 1s मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसका भी बॉन्डिंग में कोई किरदार नहीं होता, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने में इसका भी कोई किरदार नहीं हो सकता। जो एमओटी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका जो बेसिक स्टैंस था, उसका जो बेसिक बात थी, जो उसकी बुनियादी तौर पे उसने जो एक चीज कही थी, उसने ये कहा था कि भाई जो मॉलिक्यूल बनता है, मिसाल के तौर पर ये अगर ऑक्सीजन है, इसका ये 1s है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का 2s है जो कि फील्ड है, और उसके बाद इसके जो 2p है 3, ठीक है, ये फर्ज करें एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि भाई मॉलिक्यूल को बनाने में और उसको स्टेबल करने में वैलेंस शेल के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे वो अनपेयर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके अलावा जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कई दफा कर भी सकते हैं, कई दफा नहीं भी कर सकते। तो बेसिक जो एक बुनियादी तौर पर डिफरेंस था ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और बीबीटी में, वो ये था कि भाई जो मॉलिक्यूल बनाने में या एटम्स को कंबाइन करने में या ओवरलैप करने में, ठीक है, जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो मॉलिक्यूल बनाने में ना सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इन शॉर्ट कि वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो है ना वो मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, उसकी जो ना वो एनर्जी वगैरह कम होती है, वो सारी बातें आ जाती हैं। तो ये एक बेसिक जो ना वो एक डिफरेंस था उनकी असम्पशंस में, उनके अप्रोच में, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि सिर्फ हाफ फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, बल्कि कम्प्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अब इसका जो बुनियादी जो टर्म है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक नई टर्म आई थी, ठीक है। तो इसका ये बुनियादी एक जो ना वो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। इसका जो बुनियादी था ना अजम्पशन या पास्टुलेट, वो ये था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मिसाल के तौर पर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी 1s है, ये भी क्या है 1s है। तो वो ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिलते हैं और नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या थे कि एक न्यूक्लियस उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, वो पूरे मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है और दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हुआ कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब किसी भी एटम में नहीं रहे, ये मॉलिक्यूल के एटम बन गए हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बड़ा ऑर्बिटल बन गया है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस जो होते हैं ना ये अलग हो जाते हैं, दोनों के इकट्ठे हो जाते हैं, यूं समझ लें, ठीक है ना। या यूं समझ लें कि एक बड़ा जो ना ऑर्बिटल बन जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इनफैक्ट इसका जो आइडिया है वो जिस तरह से है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो जो ना वो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाकर उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, और एक स्टेबल करता है, एक डिस्टेबल, वो सारी चीजें। तो बहरहाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये था जी, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूल में, ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है या हो सकता है, वो जगह उसका कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जाहिर है कि वो उसका इन्हिसार एनर्जी पे होता है, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ ना, बोहर का मॉडल आपने पढ़ा था जी कि उनकी एनर्जीज होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा था जी कि ये जो पहला शेल है उसकी एनर्जी,
ठीक है। फिर आपने देखा था जी दूसरा शेल है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तीसरा शेल है, इसकी एनर्जी और भी ज्यादा होती है, ठीक है, चौथा शेल है, इसकी एनर्जी और भी ज्यादा होती है। तो इसी तरह ये एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, ठीक है। जिसके पास जितनी एनर्जी होगी वो उस लेवल पे मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसी बात है ना, मिसाल के तौर पर आपने घर लेना है तो जितनी आपकी मतलब है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, उस हिसाब से आप इलाका चूज करते हैं कि ठीक है आपने जो ना वो फरुखाबाद में घर लेना है या शेखुपुरा में घर लेना है या लाहौर में लेना है या डिफेंस में लेना है, लाहौर में, बैरियर टाउन में, जहाँ भी, ठीक है। तो जितनी आपके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, उस हिसाब से वो उस एनर्जी लेवल में जो है ना वो मौजूद होता है, और उस हिसाब से हम कहते हैं कि ये इसके जो ना मुख्तलिफ एनर्जी लेवल है, और उन एनर्जी लेवल्स को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे हम उन ऑर्बिटल्स को नाम दे रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये हमने अभी देखा है कि ये पूरे मॉलिक्यूल पे एक्सटेंड करते हैं, मतलब पूरा जो मॉलिक्यूल है उसके जो ना उसको घेरते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने इससे पहले पढ़ा था वो सिर्फ एक एटम के इर्द गिर्द होते हैं, ये दूसरे एटम के इर्द गिर्द। ओवरलैप हमने पढ़ लिया था कि ओवरलैप होता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी अपनी अलग हैसियत जो थी ना वो बरकरार थी। हमें पता था कि ये इस एटम का है, ये इस एटम का ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है तो फिर अब एटॉमिक ऑर्बिटल बाकी नहीं रहते, ठीक है ना, वो खत्म हो गया, अब उनकी जगह पे नई चीज आ गई है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक तो ये होता है कि ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर फैले होते हैं, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को घेरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो ना वो मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल जब बन जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक और बात यह है कि ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एक ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए बात, कोई कंफ्यूजन हो या कोई मसला मसाइल हो तो। इसके ये हम फीचर्स देख रहे हैं, तो हमने पहला इसका जो फीचर था, जो पहली इसकी खसूसियत थी वो, या पहला इसका जो बात थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात थी कि इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नया आइडिया दिया था कि भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह, किस तरह से, ठीक है, होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में अगली बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ठीक है ना। ये हमने ऑलमोस्ट देख लिया थोड़ा बहुत कि होता क्या है कि तमाम के तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कभी कभी तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये हमने शुरू में बात की थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि सिर्फ मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा लेते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्टी हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मिलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक प्रोसेस से मिलते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये मैथमेटिकल टर्म है। जैसे हमने वीबीटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी ना, कि हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहाँ पे हैं, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में है या ऊपर है या नीचे हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है या नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं, मतलब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, हम इनकी कैलकुलेशन करके ये बताते हैं कि इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं या नहीं बनाए, अगर बनाए हैं तो उनकी एनर्जीज क्या है और उनका क्या जो ना वो सूरत हाल है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, ठीक है, कि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाते हैं ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मसलन अगर आपने मैंने पहले भी शो किया था कि अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये होता है कि वो जितने बनते हैं उनमें से हाफ बॉन्डिंग के होते हैं, ठीक है, और हाफ होते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये ऊपर नीचे शो करने का मकसद ये होता है कि एनर्जी में फर्क को शो करना। इन दोनों की जो एनर्जी थी ना वो इस लेवल पे थी, ये इन दोनों का एनर्जी लेवल था, एनर्जी लेवल, ठीक है। लेकिन जो बॉन्डिंग बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से क्या थी, कम है, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है जिसको हम ए भी कह सकते हैं,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 मिलेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, ठीक है। अगर 4 मिलेंगे तो ये भी 4 बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से 2 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, और 2 क्या होंगे, बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, यहाँ पे भी ओवरलैप का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से हाफ बॉन्डिंग होंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग होंगे। कभी कभी हमारे पास एक और भी होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल ही होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है ना। ये हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं ना, तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद नहीं रहते। अब एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और आखिरी बात कि हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम उन एनर्जीज को क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल की क्या आ जाती है जी, एनर्जी आ जाती है। तो ये था एक छोटा सा हमने देखा ओवरव्यू के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते किस तरह से हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा हमने अभी नाम ले लिया है। 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक तीसरी टाइप भी होती है जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी याद नहीं रही, वो बेसिकली इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक टाइप है जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। तो बेसिकली इसकी जो है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया कि नॉन बॉन्डिंग आमतौर पे एटॉमिक ऑर्बिटल ही होता है। एनी हाउ जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, इनमें हम देखते हैं। ये एक डायग्राम शो कर रही है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वगैरह वगैरह। इस पे जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है। आपको मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो वेव का पार्ट है इसको पॉजिटिव पार्ट कह देते हैं, इसको नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। अच्छा, जब 2 वेव्स आपस में जो ना वो इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्शन, ठीक है, 2 वेव्स का क्या होता है, इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन 2 तरह का होता है, ये बेसिक फिजिक्स है 10th क्लास की, 9th 10th की, ठीक है। वेव्स का जो इंटरेक्शन है वो 2 तरह का होता है। तो बता वो क्या होता है, मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव अगर आपको याद हो तो ये वेव का होता है क्रस्ट, और ये वाला हिस्सा होता है ट्रफ, ठीक है। ये 2 पार्ट हमने पढ़े हुए हैं वेव के, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 वेव्स का क्या होता है कि जब 2 वेव्स आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करें कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे, मिसाल के तौर पर एक ये वेव है, दूसरी ये वेव है, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे, और इस तरह से अगर इनका इंटरेक्शन हो रहा है तो इस इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होता है कि दोनों वेव्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एड अप हो जाता है, ठीक है। और उसके नतीजे में जो नई वेव बनती है वो इन दोनों का मतलब सम होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है, एक बड़ी वेव बनती है। यूं कह लें कि दोनों वेव्स एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। इसको इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात समझ आई है कि दोनों वेव्स एक दूसरे में ऐड हो गई हैं, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, उनके जो ना वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये समझ आइए बात। जी सर, आगे सुनिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपकी जो हैंड फ्री है, ठीक है,
हैंड फ्री के जो दोनों उसके होते हैं पॉड्स, ठीक है, एयरपॉड्स कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो अगर आप एक एयरपोर्ट लगाते हैं तो आपको आवाज कम आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों एयरपोर्ट्स लगाएंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। क्या होता है तो दोनों तरफ से आने वाली आवाज की वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और जिसके नतीजे में आवाज क्या होती है आपके कानों में जाके बढ़ जाती है, ठीक है। ये मिसाल समझ आई है, इसको हम कहते हैं जी सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दूसरा वेव्स का जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन का मतलब नेस्त व नाबूद। अच्छा जी, डिस्ट्रक्ट लो मैंने डिस्ट्रक्शन लिख दिया, एनी हाउ डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक ये वेव थी, एक दूसरी वेव इसके साथ इंटरेक्शन करने जा रही है, लेकिन वो इंटरेक्शन ऐसे करती है कि उसका ट्रफ इसके क्रस्ट के सामने और उसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे, इसका ट्रफ क्रस्ट पे, क्रस्ट ट्रफ पे, और इस तरह से इंटरफेरेंस होता है। अब इस इंटरफेरेंस के नतीजे में क्या होता है कि ये दोनों, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और नतीजतन आपके पास जो वेव बनती है वो उसका मैग्नीट्यूड या तो बिल्कुल जीरो हो जाता है या पहले की निस्बत, अगर दोनों वेव्स इंटरफेरेंस करने वाली बिल्कुल एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की हैं तो रिजल्टिंग वेव का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, लेकिन अगर वो उनमें थोड़ा फर्क है तो रिजल्टिंग वेव का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले की निस्बत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ कि उन्होंने एक वेव ने दोनों वेव्स ने इस तरह से इंटरेक्ट किया है कि जो ना वो एक दूसरे का मैग्नीट्यूड या दोनों का मिलके जो मैग्नीट्यूड है वो पहले दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या हो गया है, कम हो गया है। ये समझ आइए बात, ये ऐसे ही है कि एक तरफ से आने वाली वेव्स ने दूसरी तरफ से आने वाली वेव्स को कैंसल आउट कर दिया है, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी को, उनकी शिद्दत को क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल आउट कर देती हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो ना वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। इसकी मिसाल वो पानी में बनाने वाली वेव्स में आपने बचपन में पढ़ी हुई है कि अगर आप एक जो है ना वो क्या लेते हैं, ऐसे बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, आपने एक क्या लिया जी, बर्तन लिया, ठीक है, ऐसे गोल बर्तन ले लिया या जो ना वो आपने रेक्टेंगुलर एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और आपने इसमें पानी भरा हुआ है। आप क्या करते हैं, इसके एक किनारे पे जो ना वो पेंसिल को ऊपर नीचे दबाना शुरू करते थे, इसमें वेव्स बनती हैं, ठीक है, वो वेव्स बनती हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वेव्स बनेंगी और दूसरी तरफ जाएंगी। अब आप क्या करते हैं, किसी और किनारे पे जाके इधर से भी पेंसिल करके ऊपर नीचे तो वेव्स बनानी शुरू कर देंगी, तो इधर भी वेव बनेगी। ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो कई बास जगह पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बास जगह पे एक दूसरे को ये इनहैंस करेंगी। जहाँ पे ये कैंसिल आउट कर देंगे वहां पे पानी बिल्कुल सतह हमवार हो जाएगी, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे वेव्स जो है ना वो उनकी ऊंचाई और गहराई जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा वैसे वहां पे पानी ऐसे प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आम खड़ा होता है पानी। ये बात समझ आइए, थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इस पे आप देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, गूगल करें उसको, एनिमेशंस देखें, उस पर वीडियोस देखें, ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को आप मजीद उसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। एनी हाउ, तो हमारा टॉपिक जो बेसिकली मैं वापस आता हूँ कि हम पढ़ना चाह रहे थे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं या उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो क्या बन जाता है जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है दो एटम्स के, दो न्यूक्लियस के दरमियान, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये देखिए नीचे जो डायग्राम नजर आ रही है आपको कि ये दो ऑर्बिटल्स थे, इन्होंने ओवरलैप किया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बॉन्डिंग बना है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है दो न्यूक्लियस के दरमियान में, यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, पहले नहीं थी अब बढ़ गई है।
ठीक है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद नहीं है, साइडों पे जहां मर्जी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हो, प्रोबेबिलिटी 0 हो, उस जगह को हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो नोड क्या होता है? वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या होंगे? 0 होंगे, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है दो न्यूक्लियस के दरमियान, और उसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब सेम साइन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो ना वो ओवरलैप करते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में कि ये एक वेव का पॉजिटिव, ठीक है, और उसका नेगेटिव। दूसरी वेव का भी जब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। जब सेम सेम साइन ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। जब ऑपोजिट साइन ओवरलैप करेंगे कि एक का पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और एक और बात यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो एटम्स को आपस में जोड़ने में मदद देता है, मतलब वो दो एटम्स को आपस में मजबूती से जोड़ने में मदद देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होता है ना, वो एटम्स की मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करता है और उसकी कोशिश होती है कि बॉन्ड जो है वो कमजोर हो, या जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएंगे वैसे वैसे दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग वीक होगी, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा वो मॉलिक्यूल को क्या देता है जी? डीस्टेबलाइजेशन देता है, या उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। और आखिरी बात ये हमने पहले भी देखी है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से क्या होती है? हाई होती है। तो ये एक बुनियादी सा फर्क, और ये मतलब बेसिकली अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से ये आ सकता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस, जिस तरह आपको सिग्मा और पाई में डिफरेंस पढ़ा होगा ना, शायद मैंने वहां पे भी ऐसे ही पढ़ाया होगा मुझे। तो सिग्मा और बॉन्ड में पाई बॉन्ड में डिफरेंस, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते होते हैं पेपर में, ठीक है। ये जो होते हैं तो इसको ये तो पूरा एक मतलब एक तरह से 4-5 डिफरेंस हमने लिख ली है, ठीक है। तो दैट विल बी एनफ फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। जी सर हमारा रिजल्ट नहीं देना आपने? रिजल्ट मुझे ना याद नहीं रहता ना, मैं ना कॉलेज वालों ने मुझे भेजा है, तो मुझे ना मैं आज उनसे कहता हूँ कि मुझे पेपर ही भेजे, मुझे पेपर अभी तक भेजे नहीं उन्होंने। एक दफा मैंने कहा था, मुझे नहीं याद रहता वो जो ना, वो एक दफा मैंने उनको कहा था तो बाद में मुझे नहीं ध्यान रहा। अब जब आप पूछते हैं तो फिर मुझे याद आता। आप एक काम ही करें, आप जरा उनसे कहें कि सर वो हमारे रिजल्ट का क्या बना, तो वो फिर खुद ही मुझे भेज देंगे। ओके सर, बात करते हैं आज। अच्छा जी, तो ये था सारा उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फर्क। इसका मैथमेटिकल जो ना वो क्या एक्सप्लेनेशन है, जो जैसा कि हमने वीबीटी में मैथमेटिकल एक पढ़ा था, तो बेसिकली ये भी तो मैथमेटिकल एक थ्योरी है, ठीक है, और वीबीटी की तरह, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को हम बड़ा सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। हम उसको मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं देखते, हम उसको बड़ा सिंप्लीफाइड देखते हैं। तो जैसे वीबीटी में आपने फर्ज किया था, फर्ज करें हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, और अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक को हमने एटम ए कह दिया, एक को बी कह दिया, और हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फंक्शन कैसे बनेगा? वेव फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन से मुराद है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसके इर्द-गिर्द, वो कैसे बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शन से, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि हम दोनों वेव फंक्शंस को क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं, तो इससे के नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बन जाता है। और ये यहाँ पे सी जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ मिक्स, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग कोफिशिएंट कहते हैं, या ओवरलैप का कोफिशिएंट कह सकते हैं कि कितना ओवरलैप हुआ है। जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना सी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और एक्चुअली सी की वैल्यू जो होती है ना वो दोनों एटम्स के लिए होती है, ए के लिए भी होती है सी ए की, और सी बी की भी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जो कि दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों की वैल्यूज एक जैसी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो होता है ना वो सी स्क्वायर जो होता है ना वो 1 होगा,
या यूं कह सकते हैं कि जो ना वो C की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो बहरहाल हम C की वैल्यू जो है ना वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट करते हैं, तो जब प्लस की वैल्यू पुट करते हैं तो बॉन्डिंग बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी वैल्यू जब नेगेटिव रखते हैं तो एंटी बॉन्डिंग बन जाता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हमें आपने पढ़ा हुआ है कि हम उसका स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि साई की वैल्यू जो होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेव के मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन के देखना है कि वो उसके पाए जाने के चांसेस कहाँ पे हैं या कहाँ पे मौजूद है, तो हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। सिंपल A+B का स्क्वायर है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास वैल्यू आई है साई स्क्वायर A साई स्क्वायर B, ठीक है, इंटू 2 साई A साई B। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में? देखें, इन दोनों में फर्क है इस चीज का, ठीक है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो इतनी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई है। तो ये वो बात है जो हम कर रहे थे कि दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो बॉन्डिंग में बढ़ जाती है और इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी इसमें बढ़ती है उतनी इसमें क्या होती है, कम होती है। इसको एक नीचे वाली डायग्राम से देखें, ये दो एटम्स के जो ना वेव्स हैं, दोनों ने आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया और जो ना वो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। उसके नतीजे में क्या हुआ, देखिए, पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं थी। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई है, ये वाली देखें, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने किया है, पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं थी, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई है, जिसको हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर, जो ना दो न्यूक्लियस के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। जबकि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें, एक ये एटम है, एक ये एटम है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि देखें, यहाँ पे इतने हिस्से में पहले कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, तकरीबन 0 है या ना होने के बराबर है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 को शो करता है, ठीक है, और ये नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि कम से कम इतना हिस्सा तो पॉजिटिव था, इसका इतना हिस्सा पॉजिटिव था, ठीक है, इतनी हिस्से में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, कितनी डिक्रीज हुई है, इतनी डिक्रीज हुई है, -2 साई A साई B, और इसकी इतनी ही क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एक सादा सी, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि भाई किस तरह से दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है, मैंने कहा था इतनी बढ़ जाती है, और बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये देखें ना, बॉन्डिंग में आपको नजर आ रहा है कि ये जो ना वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में दरमियान में कम हो जाती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है उस जगह को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में नोड होता है, बॉन्डिंग में नोड नहीं होता, ये भी एक डिफरेंस आ सकता है उसमें वहाँ, ठीक है ना, कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड होता है, नोड का मतलब नो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है, एनी हाउ। अच्छा, अब ये है कि हमने कुछ कंडीशंस पढ़नी है कि किस तरह से जो ना वो दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए पहली बात ये है कि जो दो ऑर्बिटल्स हम आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, जिनका इंटरफेरेंस करवाना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी मिलती जुलती हो या सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, मैंने मिसाल दी हुई है कि अगर कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, अगर एक का 1s आएगा दूसरी का भी 1s ही आएगा। अच्छा, एक का 1s जो ना वो इंटरफेयर करेगा तो दूसरे का भी 1s, दोनों को मिला के हम जो ना वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्बन के 1s का 2s के साथ जो ना वो कॉम्बिनेशन करवाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और जो ना वो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो है ना वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हाँ, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पॉसिबल होता है जब हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करें। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। आपने इसको होमोटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है सर, हो मुझे एक जैसे हो रहा है तो डिफरेंट न्यूक्लियस से। हाँ, यहाँ पे मुराद ये है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे एटम पे मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि O2 है, ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ, जैसा कि H2 है,
जैसा कि जो है ना वो N2 है, ठीक है, O3 है, ये सारे के सारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और हेटेरोन्यूक्लियर वो होते हैं जो डिफरेंट किस्म के एटम से मिलकर बने, जैसा कि HF है, जैसा कि H2O है। तो जब हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, तो वहां पे इस तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पर HF जब बनता है तो 1s ओवरलैप कर सकता है किसके साथ, 2p के साथ, F के, ठीक है। तो वहां पे जो है ना वो मिलती जुलती एनर्जी वाले जो है ना वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, लेकिन सेम एटम्स में ऐसा कभी नहीं मुमकिन। दूसरी बात ये कि ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उनकी सिमेट्री इस तरह से होना चाहिए, हमने बात, जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्डिंग ज्यादा होगी। और सबसे आखिर और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिमेट्री जो होती है ना वो सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है, ठीक है। आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सेम एक्सिस वाले जो होते हैं ना वो ओवरलैप करते हैं। मसलन अगर आपने एस का ओवरलैप करवाना है, मॉलिक्यूलर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एस का ओवरलैप जो है ना वो हो सकता है किसके साथ, पी एक्स के साथ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है दूसरे एस के साथ जो एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस वाले का एक्स एक्सिस वाले के साथ ही ओवरलैप मुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि एक्स एक्सिस वाला जो ना वो वाई एक्सिस वाले के साथ क्या कर ले या जी एक्सिस वाले के साथ क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। अगर वो ओवरलैप करेगा ना तो फिर क्या होगा, देखिए आपने अभी पढ़ा है, ये जो पी ऑर्बिटल होता है ना, इसको हम 2 लोब से शो करते हैं, एक पॉजिटिव लोब, एक नेगेटिव लोब। ये पॉजिटिव नेगेटिव वही है जो आपने वेव्स में देखा था, ठीक है। तो अब अगर आप एक एस को इसके साथ कंबाइन करना चाह रहे हैं, ये वाला, ठीक है, और ये इसका जो एस का होता है ना गोल होता है और इसका पॉजिटिव लोब होता है जो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इसके साथ ओवरलैप करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको लेके जाएं, ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। लेकिन ये ओवरलैप क्या हुआ है, एक मिनट। अच्छा, ये जो ओवरलैप हुआ ना, इसमें अगर आप देखें, एक पॉजिटिव पॉजिटिव का भी ओवरलैप हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का भी हो गया है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओवरलैप जो होता है ना वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला डिस्टेबल करता है। तो जितना स्टेबल हुआ उतना ही अनस्टेबल हुआ, और ओवरऑल जो है ना वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ओवरलैप करने के लिए जरूरी है कि उनका एक्सिस सेम हो। अगर ये एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है तो इसका ओवरलैप एक्स एक्सिस वाले एस के साथ हो सकता है, ठीक है, या एक्स एक्सिस वाले पी के साथ हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास पी है, ठीक है, और पी जो है वो एक्स है, ठीक है, पी एक्स है, तो वो किसके साथ ओवरलैप कर सकता है, वो पी एक्स के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, चाहे वो पाई बॉन्ड बनाना हो, चाहे उसने क्या बनाना हो, सिग्मा बॉन्ड बनाना हो। अगर वो पैरेलल है तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा, अगर वो हेड टू हेड है तो वो जो ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली इसमें ये है कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, और जो सेम एक्सिस पे होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप पे। पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई टू पाई, ठीक है, और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं जो ना वो साइड बाय साइड ओवरलैप से। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिन मॉलिक्यूल को आप कंबाइन करना चाह रहे हैं उनकी सिमेट्री का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है, कि जो एक्स एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस वाले के साथ ही कर सकता है, चाहे वो एस हो चाहे वो क्या हो, पी हो। इधर भी चाहे एस हो चाहे क्या हो, पी हो, ठीक है। तो ये सेम एक्सिस वाले करते हैं। और इसी उसके अलावा पी में बात कर लें तो पी वाले जो पाई पाई बनाते हैं वो भी सेम एक्सिस पे होते हैं। मतलब पी जी का जो बन सकता है वो पी जी के साथ ही बन सकता है, पी एक्स के साथ कभी भी नहीं बन सकता। तो सिमिलर एक्सिस वाले जो ना वो ऑर्बिटल को हम कंबाइन करते हैं और उनके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक उसमें छोटी सी डिस्कशन थी, ठीक है। तो इसको मजीद कल हम यहीं से लेके चलेंगे और यहाँ से आगे हम उसके मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम्स बनाएंगे, उसमें हम यही रूल्स जो ना उसको फॉलो करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ना ये टॉपिक चलेगा।